Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today I am going to cover Employees State Insurance Act 1948. First we will see the introductory part of this act. The name, as you know, the name of the act is Employees State Insurance Act 1948. There are total 100 sections which are divided into 8 chapters, and this act extends to whole of India including the state of Jammu and Kashmir. As far as applicability of this act is concerned, this act will be applicable to all the factories including factories belonging to government but other than seasonal factories. तो seasonal factories पे ये act नहीं लगेगा. Further, the government can also make this act applicable to any other industrial, commercial, agriculture or other establishment by giving just 1 month notice. ये पहले जो नोटिस पीरियड था 6 मंथ्स का था, लेकिन अब केवल 1 महीने का. इसका मतलब है अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो फैक्ट्री नहीं है उसको भी इस एक्ट में कवर कर सकती है बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस. साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास एग्जम्पशन की भी पावर है. अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट को एग्जाम भी कर सकती है इस एक्ट से if the employees of that establishment are getting better medical facilities than what is provided under this act. For example, टिस्को जो कंपनी है उसको इस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बेटर फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जा रही है as compared to this act. So now let us recap that the name of the act is Employee State Insurance Act. Total section 100 है, applicable whole of India है. इसमें जो एक्ट अप्लाई होगा वो ऑल फैक्ट्रीज पे लगेगा अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज बट इंक्लूडिंग द फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास 2 पावर है. पहली पावर, गवर्नमेंट कैन apply this act to other industrial, commercial, agriculture, other establishment also by giving 1 month notice. और साथ ही साथ government can exempt any factory or establishment from applicability of this act if such factory or establishment is providing better medical facilities than what is provided under this act. Now let's see the exemption from other acts. If an employer or establishment covered under Employee State Insurance Act, then such employer or establishment will be exempt from the provisions of 2 acts. पहला है Maternity Benefit Act 1961 and Employees Compensation Act 1923. इसका मतलब ऐसे एम्प्लॉयर या एस्टेब्लिशमेंट जिनके ऊपर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लग रहा है तो उनके ऊपर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट नहीं लगेगा. नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट. ये एक्ट जो बना है ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए बना है. अब किस तरह के बेनिफिट एम्प्लॉय को दिए जाएंगे ये देख लीजिए. द एम्प्लॉय विल गेट द बेनिफिट इन केस ऑफ अ सिकनेस. अगर कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है तो उसको इस एक्ट में बेनिफिट मिलेगा. इसी तरह से कोई वुमेन एम्प्लॉय है जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे. इसी तरह से कोई भी एम्प्लॉय अगर उसको इंजरी हो जाती है, इंजरी कौन सी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो उसको भी इस एक्ट में बेनिफिट मिलेगा. और इसी तरह के और बेनिफिट भी इस एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं. इसका मतलब ये एक्ट जो है एक तरह की इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें कि एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिए जाते हैं अगर कोई एम्प्लॉय सिक हो जाता है या फिर डिसेबल हो जाता है. साथ ही साथ देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन टू बी फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट. एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल बी फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट टू सुपरवाइज दिस स्कीम. तो ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखेगी कि ये जो इंश्योरेंस स्कीम है एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है. Now let's see the benefits provided under this act, that is the Employee State Insurance Act में जो benefit provide किए गए हैं उसको हम देखेंगे. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में और आपको ऐसे केस में विथ सेक्शन आपको ये पूरे बेनिफिट्स लिखने हैं. तो सेक्शन 46 में ये बेनिफिट्स लिखे हुए हैं. सेक्शन 46 प्रोवाइड 6 टाइप्स ऑफ बेनिफिट, 6 तरह के बेनिफिट प्रोवाइड किए हैं.
टू इंश्योर्ड पर्सन, जो इस एक्ट में इंश्योर्ड पर्सन है उसको या फिर उसके डिपेंडेंट को। तो एक एक करके ये सारे बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट लेट्स सी द सिकनेस बेनिफिट। अंडर दिस बेनिफिट अगर कोई भी एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है, तो उसको पीरियोडिकल पेमेंट्स मिलेंगे। केवल एक ही कंडीशन है कि उसको अपनी सिकनेस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेके एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट है मैटरनिटी बेनिफिट। तो इन केस ऑफ ए वुमेन एम्प्लॉय, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको पीरियोडिकल पेमेंट मिलेंगे अंडर दिस एक्ट। So periodical payment to insured women in case of a confinement, miscarriage or sickness arising out of pregnancy confinement. तीसरा बेनिफिट है डिसेबलमेंट बेनिफिट। सो इसमें भी पीरियोडिकल पेमेंट मिलेगा टू इंश्योर्ड पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबलमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। तो आपको याद रखना है कि ये जो डिसेबलमेंट हो रहा है ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से हो रहा हो। नेक्स्ट बेनिफिट है डिपेंडेंट्स बेनिफिट। पीरियोडिकल पेमेंट विल बी गिवन टू डिपेंडेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। तो इंश्योर्ड पर्सन है उसके जो डिपेंडेंट है, उसके फैमिली मेंबर्स हैं जो डिपेंडेंट थे उसके ऊपर, उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा पीरियोडिकल पेमेंट। नेक्स्ट है मेडिकल बेनिफिट। तो मेडिकल बेनिफिट में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंडिचर जो होगा वो दिया जाएगा ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्चा होगा वो दिया जाएगा। और लास्ट है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। और ये जो अमाउंट है इसको बढ़ा दिया गया है, अभी 10,000 रुपए मिलेंगे एज ए फ्यूनरल एक्सपेंसेस अंडर दिस एक्ट। तो फिर से एक बार रीकैप कर लेते हैं जो बेनिफिट दिए हैं आपको इस एक्ट में। वो है सेक्शन 46 में 6 तरह के बेनिफिट है। पहला सिकनेस बेनिफिट, दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट, तीसरा डिसेबलमेंट बेनिफिट, चौथा है डिपेंडेंट्स बेनिफिट, पांचवा मेडिकल बेनिफिट और छठा है फ्यूनरल एक्सपेंसेस बेनिफिट। जो लास्ट बेनिफिट है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फ्यूनरल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो कितने अमाउंट का है। तो आपको याद रखना है ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 10,000 रुपीज तक का अमाउंट मिलेगा फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए। Now we will see the definition of factory which is defined under section 212 under this act. तो पहले ही हम देख चुके हैं कि ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा ऑल दी फैक्ट्रीज। जो वर्ड फैक्ट्री है वो यहाँ इस एक्ट में डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रिसिंक्ट देयर ऑफ वेयर ऑन 10 और मोर, याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 10 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। पिछले 12 महीने में किसी भी एक दिन भी अगर वहां पर 10 या उससे ज्यादा पर्सन एम्प्लॉयड हैं ऐसी प्रीमाइसेस या प्रीसिंग में, और साथ ही साथ अगर उसके किसी भी पार्ट में, वो प्रीमाइस या प्रीसिंग के किसी भी पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी हो रही है या हो रही थी या ऑर्डिनरीली होती है, तो ऐसे केस में इस प्रीमाइसिस या प्रीसिंग को हम फैक्ट्री मान लेंगे। यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि फैक्ट्रीज एक्ट में जो हमने पढ़ा है वहां पे 10 या 20 पर्सन की बात की है, विथ पावर या विदाउट पावर की। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, अमेंडमेंट करके हटा दिया गया है। इस डेफिनेशन में फैक्ट्री का मतलब 10 या उससे ज्यादा पर्सन अगर एम्प्लॉयड हैं किसी भी दिन प्रीसीडिंग 12 मंथ में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है किसी भी पार्ट में प्रीमाइसिस के या प्रीसिंग को, तो उसको फैक्ट्री मान दिया गया है। और इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में। Now let's see what is excluded from the definition of factory under Employees State Insurance Act. So here the factory does not include a mine subject to the Operation of Mines Act 1952. तो माइन को इससे बाहर रखा है फैक्ट्री को। एंड रेलवे रनिंग शेड, तो रेलवे का जो रनिंग शेड रहता है उसको भी इस फैक्ट्री की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। और इन दोनों एक्सक्लूजन्स पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है।
नाउ वी विल सी वेदर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट, अगर ऐसी कोई यूनिट है जहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, क्या उसे हम फैक्ट्री की डेफिनेशन में मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये क्वेश्चन आया था बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है इन जुलाई 2012, और इस डिसीजन के तहत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो जहां तक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का सवाल है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट को कोर्ट ने फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है, और इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट के ऊपर ये एक्ट लग जाएगा। हालांकि ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अब ये पेंडिंग है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता, एज पर बॉम्बे हाई कोर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट को फैक्ट्री माना है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी, क्योंकि हमने देखा है एम्प्लॉयमेंट इंजरी अगर होती है तो बेनिफिट मिलते हैं एम्प्लॉय को। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती क्या है। इट मीन्स अ पर्सनल इंजरी, तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि भाई पर्सनल इंजरी है टू एम्प्लॉय, ठीक है। कॉज बाय एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, तो इसकी जो वजह है, जो इंजरी हुई है, वो केवल दो वजह से अगर हुई है तो इसको मानेंगे एम्प्लॉयमेंट इंजरी। पहला एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर ऑक्यूपेशनल डिसीज इसकी वजह से। इसके बाद ये बोलते हैं ये जो एक्सीडेंट है या डिसीज है, इट इज अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बीइंग इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहा है, जैसे ये पर्सन है, ये एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, या फिर कहीं बाहर भी कर सकता है फैक्ट्री के, लेकिन काम किसका कर रहा है, उसी एम्प्लॉयमेंट का, और इस दौरान उसको वो एक्सीडेंट होता है या उसको डिसीज हो जाता है, तो ऐसे केस में ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी में कवर हो जाएगा। और ये एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी वो एम्प्लॉयमेंट जो इस एक्ट में कवर हो। वेदर द एक्सीडेंट अकर्स और डिसीज इज कॉन्ट्रैक्टेड विद इन और आउटसाइड टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया, यहां पर यह भी साफ कर दिया है कि ये एक्सीडेंट चाहे इंडिया के बाहर ही क्यों ना हुआ हो, अगर वो वहां काम से गया है और वहां भी अगर हुआ है एक्सीडेंट, तो भी उसको एम्प्लॉयमेंट इंजरी माना जाएगा। तो बाउंड्रीज का यहाँ सवाल नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि वो जो काम कर रहा था वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काम कर रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो अगर हाँ तो उसको एम्प्लॉयमेंट इंजरी मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, वो आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूँ। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, वो अपना फैक्ट्री से जाके आ गया, ठीक ठाक आ गया है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि संडे को सारी फैमिली ट्रिप पे गया है, फैमिली के साथ पिकनिक मनाने गया है किसी जंगल में, और वहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो ये पर्सनल काम कर रहा था अपना, या एंजॉय कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं कर रहा था, उस वक्त जो एक्सीडेंट होगा उसको एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं माना गया। अब ये ऑक्यूपेशनल डिसीज हो या फिर आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर काफ़ी केस लॉज आ चुके हैं। एक और आप एग्जांपल ले लीजिए ऑक्यूपेशनल डिसीज के बारे में। देखिए अगर कोई एम्प्लॉई है, उसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब रहती है, मान लो लंग्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो फैक्ट्री में जाता है और जहरीली गैसों के बीच में काम करता है, और इससे वो जो बीमारी थी उसकी लंग्स की और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज माना गया है। इसका मतलब अगर कोई डिसीज पहले से था और वो फैक्ट्री में या उस जगह काम करने से और बढ़ रहा है, तो उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज की कैटेगरी में ले लिया गया है। एंड नाउ आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक एंड आई विल बी बैक विद इन 30 सेकेंड्स। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर की।
तो हमें पता है कि ये जो एक्ट है उसका कंप्लाई जो करना है वो एम्प्लॉयर को करना है। तो हु इज एम्प्लॉयर ये भी डिफाइन किया है। एम्प्लॉयर मींस इन केस ऑफ ए फैक्ट्री, अगर कोई फैक्ट्री है तो उसका जो ओनर है उसको एम्प्लॉयर माना गया है। इफ इट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो ऐसे केस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयर माना गया है। और इसी तरह से अगर कोई और एस्टेब्लिशमेंट है, एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, तो पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर के केस में क्या होगा। इस केस को अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉय इस फैक्ट्री में काम कर रहा है और यहाँ पर इसका एक एम्प्लॉयर है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय है ये डायरेक्टली इस एम्प्लॉयर ने अपॉइंट नहीं किया है, इसने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इस एम्प्लॉय को अपॉइंट किया हुआ है। इनफैक्ट काम कर रहा है वो एम्प्लॉय यहाँ पे फैक्ट्री में किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। तो यहाँ पर एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि ये जो प्राइमरी लायबिलिटी है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर को करना पड़ता है, ये लायबिलिटी रहेगी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी जिसके यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्टेड लेबर काम कर रहा है उसी को एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, इस एक्ट में जो भी मेंशन किया है। लेकिन ही कैन रिकवर दिस कंट्रीब्यूशन पेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। तो प्राइमा फेसी जो एम्प्लॉयर है उसको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा इस एम्प्लॉय के लिए जो कॉन्ट्रैक्टेड लेबर है, लेकिन ये जो भी अमाउंट पे करेगा कंट्रीब्यूशन का वो एम्प्लॉयर रिकवर कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर से जिसके थ्रू ये एम्प्लॉय यहाँ पे अपॉइंट हुआ है। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मींस इन केस ऑफ ए फैक्ट्री ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। तो अगर फैक्ट्री है तो ओनर या ऑक्यूपायर उस फैक्ट्री का, उसको हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मानेंगे। एंड इंक्लूड्स, यहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन है, फैक्ट्री के केस में मैनेजिंग एजेंट ऑफ सच ओनर और ऑक्यूपायर उसको भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर माना गया है। इवन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड ओनर और ऑक्यूपायर will also be treated as principal employer. And where the person has been named as a manager of the factory under the Factories Act, तो फैक्ट्रीज एक्ट में किसी को मैनेजर अपॉइंट किया है तो वो मैनेजर को भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर माना गया है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। सेकंड, इन केस ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो उस केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल बी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सच गवर्नमेंट। तो उस गवर्नमेंट ने जो भी अथॉरिटी को अपॉइंट कर रखा है उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर माना जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने किसी को भी ऐसी अथॉरिटी को अपॉइंट नहीं किया है तो उस केस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट will be treated as principal employer. And lastly, in any other establishment, any person who is responsible for the supervision and control of that establishment will be treated as principal employer. Now let's see the definition of the term employee. Employee की definition सबसे ज़्यादा important है क्योंकि जो benefit मिलने वाले हैं वो employee को मिलेंगे। Employee means any person employed for wages. तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसे वहां पर काम के लिए रखा गया है फॉर वेजेस, वेज पेमेंट करने, फ्री में कोई काम कर रहा है उसको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। इन और इन कनेक्शन विथ वर्क, ऐसा काम वो कर रहा है ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब कोई एस्टेब्लिशमेंट है या फैक्ट्री है जिसके ऊपर की एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लग रहा है, और ऐसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिश में कोई भी पर्सन अगर वहां पर कनेक्टेड वर्क उस फैक्ट्री या उस एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहा है फॉर वेजेस, ये याद रखना है, फॉर वेजेस, फ्री में काम नहीं कर रहा है, फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, तो उस पर्सन को एम्प्लॉय मान लिया गया है। नेक्स्ट से इट सेज दैट एंड इट इंक्लूड्स अ पर्सन एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। तो एम्प्लॉयड जो इनडायरेक्टली अपॉइंट किया है, डायरेक्टली उसको फैक्ट्री में अपॉइंट नहीं किया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उस पर्सन को
अपॉइंट किया है, तो ऐसे इनडायरेक्टली जो अपॉइंटेड पर्सन है उनको भी एम्प्लॉय माना गया है। और इसके साथ ही अप्रेंटिस अपॉइंटेड अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर, इसको भी एम्प्लॉय मान लिया गया है। ये छोटा सा अमेंडमेंट था। तो इसके पहले अप्रेंटिस अपॉइंटेड अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर को बाहर रखा गया था एम्प्लॉय की डेफिनेशन से, लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू अप्रेंटिस अपॉइंटेड अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय, बट इट एक्सक्लूड अप्रेंटिस कवर्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट। तो अप्रेंटिस एक्ट में जो अप्रेंटिस है उसको अभी भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन से बाहर ही रखा गया है। हाउएवर एन अप्रेंटिस शैल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय whose ट्रेनिंग पीरियड इज एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ। लेकिन अप्रेंटिस जिसका ट्रेनिंग पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है उसको एम्प्लॉय की डेफिनेशन में ले लिया गया है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ओनली दोज एम्प्लॉय who are drawing wages up to 15,000 पर मंथ आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में केवल वो ही एम्प्लॉय कवर होंगे जो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं या जो वेजेस जो ड्रॉ कर रहे हैं वो 15,000 रुपए पर मंथ तक कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन है उसके 16,000 पर मंथ उसको पेमेंट मिल रहा है तो वो इस एक्ट में कवर नहीं होगा। सेकेंडली, it does not include any person working in the capacity of member of armed forces। तो आर्म फोर्सेस में जो काम कर रहा है उसको एम्प्लॉय नहीं माना गया है। ये जो 15,000 की लिमिट है इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है।